साथियों आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल जो आपका 2025 के फरवरी महीने में साथियों परीक्षा है 4 फरवरी से, उस परीक्षा को फतेह करने के लिए, उस परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड साथियों प्रैक्टिस सेट आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिस प्रैक्टिस सेट को आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट साथियों पूरी तरीके से आधारित है पिछली सभी शिफ्ट पर। जो आपका 2024 में साथियों पेपर हुआ था ना फरवरी महीने में, जो उसमें जितनी शिफ्ट थी साथियों उन सभी का एक तरीके से ये निचोड़ आपके सामने पेश करूंगा कि उन सभी शिफ्ट में हिंदी के कैसे सवाल पूछे गए थे, जीके के कैसे सवाल पूछे गए थे, रीजनिंग और मैथ के साथियों कैसे सवाल पूछे गए थे। तो मैं कहूंगा कि अगर आप एग्जाम वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो देखिएगा साथियों कि इस बार आपका पेपर कैसा आएगा। क्या साथियों ऐसा ही पेपर मिलता जुलता होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 19-20 का फर्क होगा, बाकी सारी चीजें साथियों सेम होगी। तो हिंदी को देखेंगे जैसे आपकी एग्जाम में हिंदी आएगी, जीएस को देखेंगे, रीजनिंग को देखेंगे और मैथ को देखेंगे। तो पूरे पेपर का साथियों हल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यानी कि अगर आप अपने माँ बाप के सपने को साथियों, माँ और माताजी और पिताजी के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को साथियों जरूर देखिएगा क्योंकि यहां से बहुत सारे नंबर साथियों आप लोग प्राप्त कर लेंगे अपने रियल एग्जाम में। चलिए तो बात करते हैं साथियों क्रोध करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भामिनी कहा जाता है। क्या क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहा जाता है? उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा विलोम युग्म में साथियों सही नहीं है। देखिए संशय का विलोम क्या निसंशय होता है? मैं कहूंगा साथियों नहीं, संशय का विलोम तो क्या होता है साथियों एक तरीके से असंशय होता है। क्या होता है साथियों? असंशय होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करें रिजु का विलोम वक्र होता है, मैं कहूंगा हाँ। ऊपरी का विलोम आधा होता है, बिल्कुल सही साथियों। और उद्धत का विलोम विनीत होता है। तो मैं कहूंगा कि कौन सा विलोम युग्म में सही नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला सही नहीं और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा आज मेले में आई थी। तो साथियों इसकी जगह पर आपको बताना है क्या आ जाएगा। रेखा, सुमन, रहीम, नरेश और नेहा मेला में आई थी ये होना चाहिए, या किसी बदलाव की तो जरूरत है, ये दिक्कत लग रही है इसमें। मेले में आया था नहीं होना चाहिए, मेले में आए थे, मेले में आए थे होना चाहिए क्योंकि आए एक साथियों आपको बहुवचन शब्द लग रहा होगा, ठीक है ना। रेखा, सुमन, रहीम, यहां पर बहुत सारे लोग हैं। अगर एक होता तो साथियों हम मेले में आया था ऐसे भी कह सकते थे, ठीक है। अगर स्त्री होता तो आई थी ये भी कह सकते हैं। रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा आज मेले में आए थे ये होना चाहिए आंसर, जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए करके दिए गए वाक्य के किस भाग में साथियों त्रुटि है ये आपको यहां पर बताना है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें कि मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे, तो यहां पर साथियों अगर बात करें दिक्कत आपको बताना है साथियों कहां पर लग रही है मुझे बताइए। चलिए तो त्रुटि बता दीजिए साथियों। देखिए मंत्री जी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हमारे मुख्य सही लिखा हुआ। अतिथि अगर बात करें ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है साथियों अतिथि, तो कैसे लिखा जाता है? ता में भी छोटी की मात्रा आती है और था में भी छोटी की मात्रा आती है। तो दिक्कत कहां पर है, त्रुटि कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला देखिए कह रहे कि मेरी आपने मेरी शंका का उचित निराकरण कर दिया। अब आपको बताने कि इस शब्द की जगह पर साथियों कौन सा शब्द आ सकता है यहां पर। तो निराकरण नहीं होना चाहिए था साथियों, क्या समाधान होना चाहिए था इसकी जगह पर, या प्रतिपादन इसकी जगह पर साथियों होना चाहिए था? ये आपको डिसीजन लेना है, या साथियों संयोजन होना चाहिए था। मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करें समाधान हो जाता तो आपका पूरा वाक्य बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि आपने मेरी शंका का उचित समाधान कर दिया यह होना चाहिए था। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है करके गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है। तो दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन को आपको साथियों चूज करना है। बताइए गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है। अब दिक्कत आपको साथियों बताना है कहां पर आपको लग रही है। चलिए देखिए फूल की बात करें तो फूल आपका एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग थोड़ी ना साथियों जो यहां पर होती आ रही है। गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होता है ये होना चाहिएगा, यानी कि होती है की जगह पर होता है होना चाहिए था। तो त्रुटि कहां पर है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाले में त्रुटि है। अगला सवाल देखिए कह रही कि जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो उसको पतिव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उसको पतिव्रता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखिए। सवाल आपकी स्क्रीन पर है करके मैं परीक्षा में पास होने का प्रयत्न करूंगा, अभ्यास करूंगा, साहस करूंगा या साथियों व्यवहार करूंगा। तो मैं कहूंगा प्रयत्न यहां पर आना चाहिए, यानी कि मैं परीक्षा में पास होने का प्रयत्न करूंगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको साथियों प्रायद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी का ये एक भाग होता है साथियों प्रायद्वीप जिसके 3 ओर पानी होता है। अगला देखिए कह रहे कि साथियों विनायक किसका पर्यायवाची है मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा विनायक की अगर बात करें तो ये तो गणेश का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है साथियों? गणेश का पर्यायवाची है। कह रहे कि दिए गए शब्द का विलोम बताइए। विनाश की अगर बात करें तो विनाश का विलोम क्या हो सकता है? विनाश का विलोम साथियों निर्माण हो सकता है।
क्या हो सकता है साथियों, निर्माण हो सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए, यानी कि यह एक अनुदित निबंध है। तो अनुदित निबंध है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, ये बिल्कुल आपको सही लग रहा है साथियों, देखकर आप लोग यहां पर मुझे बता देंगे क्या आपका यहां पर राइट आंसर साथियों हो सकता है। तो मैं कहूंगा अनुवादित होना चाहिए, अनुवादित निधन नहीं साथियों, या अनुवादित ये भी गलत है, एक तरीके से अनुवादित लिखा हो ये भी गलत है। मैं कहूंगा यहां पर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा वाक्य एकदम शुद्ध है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा आपसे जा रहा है साथियों कि हमें हमारे देश का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, या हमें आपके देश का सम्मान करना चाहिए, हमें अपनी देश का सम्मान करना चाहिए। तो यहां पर कौन सा शब्द आ जाएगा साथियों, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हवा से बातें करना, इस मुहावरे का मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो हवा से बातें करने का मतलब होता है फिजूल की बात करना, घमंडी होना, बहुत तेज दौड़ना या दिमाग खराब करना। मैं कहूंगा बहुत तेज दौड़ने को ही एक तरीके से कहा जाता है हवा से बातें करना। उसके बाद देखिए पतंगा का समानार्थी शब्द यहां पर क्या हो सकता है। तो पतंगा की अगर बात करें साथियों, पतंगा का समानार्थी शब्द यहां पर साथियों क्या हो जाएगा, शलभ हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए घूस तय करना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला साथियों मुहावरा कौन सा होगा। देखिए घूस तय करना यानी कि दरबार बांधना, दरबार बंद करना ये तो नहीं होगा, दरबार लगना या दरबार होना। मैं कहूंगा दरबार बांधने को कहीं ना कहीं कहा जाता है, घूस तय करना। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि विभीषिका बताइए कैसे लिखा जाता है। तो मैं कहूंगा ये तो विभीषिका लिखा हुआ है, नहीं ये गलत है, ये भी गलत है साथियों। सही कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यानी कि विभीषिका कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे हर वीडियो में साथियों रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कम से कम आप लोग लाइक कर दिया करिए। तो साथियों तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पर साथियों नए हैं साथियों तुरंत साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास ऐसी क्लास है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है ना। तो पूरी एंड तक देखिएगा, ऐसे नहीं सिर्फ हिंदी के क्वेश्चन छोड़ के चले गए। क्या आप 80 सवालों में से सिर्फ हिंदी के 20 सवाल करना चाहते हो? अगर 20 हिंदी के सवाल करना चाहते हो तो ठीक है भाई, हिंदी के 20 सवाल देखकर चले जाया करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जीएस में भी आपका स्कोर अच्छा है, रीजनिंग में भी आपके 20 में से 20 सवाल सही हो, मैथ में भी आपके 20 में से 20 सवाल सही हो, तो साथियों क्लास को आपको एंड तक देखना होगा। क्योंकि साथियों डेली जो आप पढ़ते हो ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेली अगर आप कोई चीज पढ़ लो, अगर आप डेली कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लो, कि एक दिन हिंदी पढ़ ली, एक दिन जीएस पढ़ ली, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, नहीं साथियों डेली पढ़ो। भले थोड़ी हिंदी, थोड़ी जीएस, थोड़ी रीजनिंग, थोड़ी मैथ, लेकिन डेली पढ़ो। तो साथियों वही मैं आपको साथियों 20-20 सवाल करा रहा हूं हर एक सब्जेक्ट के, और ये आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी साथियों हो जाएगी। चलिए तो अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, कह रहे कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। कह रहे कि इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं। तो यहां पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है क्या हो सकता है साथियों, इस सवाल का सही जवाब आप लोग एक बार देखकर यहां पर मुझे बतला दीजिए। इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं। चलिए तो क्या आपका साथियों राइट आंसर, थोड़ा सा इसमें साथियों सोचने का है आपका, क्या इसमें आपका साथियों थोड़ा सा एक तरीके से सोचने का है। देखिए ये यहां पर अगर बात करें, इसलिए कहता हूं आप दुर्बल हैं, इसलिए कहता हूं आप दुर्बल हैं, इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल हैं। तो यहां पर साथियों क्या देखिए, इसलिए कहता हूं आप दुर्बल हैं ये होना चाहिए। यहां पर साथियों क्योंकि शब्द जो है ना वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं कहूंगा दो में दिक्कत है, दो में दिक्कत है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का साथियों चयन आपको यहां पर करना है। तो यावत जीवन, ये यव जीवन लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा। यावत जीवन कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर जो साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और 20 सवाल आपने जीएस के देखे, 20 सवाल आप लोग देखेंगे साथियों सामान्य ज्ञान के, और उसके बाद हम लोग रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे और साथियों मैथ की तरफ बढ़ेंगे। तो आप साथियों दृढ़ निश्चय ले लीजिए, क्योंकि 39,000 सीट में से आप एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा सिलेक्शन तो आपको दे दूंगा, लेकिन जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से आपको पढ़ते रहना होगा। सिलेक्शन तो एक बहुत छोटी सी चीज हो जाएगी, आपको 3-4 विषय में साथियों इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि 100% आप सवाल बहुत आराम से कर लेंगे। और जब साथियों ये समझ लीजिए इन 4 सब्जेक्ट में से आपने अगर 2 सब्जेक्ट पर भी कमांड बना ली, जो भी आपके साथियों फेवरेट सब्जेक्ट हो, तो एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एक तरीके से। तो मेरा मानना है साथियों रीजनिंग में और साथियों हिंदी में आप कमांड बना लीजिए, ठीक।
ठीक है, या जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट हो, मैथ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए खैर, अब बात करते हैं किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो किस आंदोलन की बात चल रही है? खिलाफत आंदोलन का एक तरीके से साथियों नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। अगला देखिए, कह रहे कि साथियों ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों बहिष्कार किया गया साथियों? क्योंकि इसमें रियासतियों को विशेष अधिकार दिए, कमीशन में भारत की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, या सदस्यों के बीच मतभेद थे, या कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। जो गांधी इरविन समझौता था ना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, ये आप लोगों को याद रखना होगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों सवाल है, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण था? तो इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। हाँ, इसने प्रांतीय चुनावों के बहिष्कार का प्रस्ताव किया नहीं। इसने रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया नहीं। इसने नागरिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया नहीं। साथियों मैं कहूंगा, अगर ये सवाल आपके सामने आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र क्यों बहुत महत्वपूर्ण रहा, तो इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद देखिए, कह रहे कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में साथियों निर्धारित किया गया। तो मैं कहूंगा ये किस सत्र की बात चल रही है साथियों? लाहौर सत्र की बात चल रही है, जो कब हुआ था? जो 1929 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1929 के दौरान कांग्रेस के लाहौर सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान बनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो साथियों यहां पर अगर बात करते 1930 आपके यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, कह रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो यहां पर अगर साथियों बात करें, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है 1942 आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष में भारत आया था? तो 1942 में भारत आया था। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो कितनी दूरी तय की थी साथियों? 241 मील की दूरी तय की थी, आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो अगर आपके एग्जाम में नेपाल की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा जाए तो करनाल नदी आपको बता देना है। कर्णाली नदी कहीं पर लिखा हो, कहीं पर करनाल नदी लिखा हो सकता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। अगला सवाल कह रहे कि कौन सी 10 देशों से होकर गुजरती है नदी? यानी कि किस नदी की बात चल रही है आपको बताना है। मैं कहूंगा डेन्यूब नदी की बात चल रही है, क्योंकि डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है। यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता, पौधों और जानवरों की विविधता कहां पाई जाती है? तो ये साथियों उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत की खोज, जिसको द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पुस्तक के लेखक हैं। यानी कि भारत की एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला सवाल है, कह रहे कि बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? मिशेल ओबामा है। कौन है साथियों? मिशेल ओबामा है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक, क्या साथियों चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? बताइए। तो मनमोहन सिंह की अगर बात करते हैं साथियों, मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इस पुस्तक का नाम आप लोग एक बार ध्यान कर लेंगे, 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे और देख लेंगे साथियों इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो मनमोहन सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। आपको याद रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वाई आई एम हिंदू, इस पुस्तक के लेखक की अगर आप बात करें तो इस पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? शशि थरूर है। कौन है साथियों? शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अगली बात है, कह रहे शीर्षक है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक
इस पुस्तक के लेखक कौन है मुझे बताइए। तो इनका नाम है ट्विंकल खन्ना और ट्विंकल खन्ना लिखा है साथ। ट्विंकल खन्ना जो है ना इस पुस्तक के लेखक है, एक तरीके से बात करें लेखिका है। द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखिका द्वारा लिखी गई है? तो ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका की बात चल रही है, यानी कि सबसे अमेरिका की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र कहां पर है? अमेरिका में है। अगला सवाल है, कह रहे कि मालगुडी डेज ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये तो साथियों किसके द्वारा लिखा गया? ये आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है मालगुडी डेज। अगला सवाल है, तो अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग, तो अब साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो साथियों इन सभी रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देखेंगे। चलिए, तो रीजनिंग का पहला सवाल है साथियों, कहा गया है 36 है, उसके बाद 37 आ गया है, उसके बाद 46 आ गया है, उसके बाद 71 आ गया है, उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा और उसके बाद 201 ही आना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला सवाल यह होता है कि 36 से 37 कैसे बना है? मैं कहूंगा 1 जोड़ दिया गया है। 37 से 46 कैसे बना है? मैं कहूंगा साथियों यहां पर 9 जोड़ दिया गया है। 46 से 71 की अगर बात करें, मैं कहूंगा साथियों 25 जोड़ा जाएगा तब बनेगा 71। तो यहां पर कितना जोड़ा जाएगा? देखिए, ये होता है 1 का स्क्वायर, ये होता है साथियों 3 का स्क्वायर, फिर 4 जोड़ा ये 5 का स्क्वायर, 6 जोड़ेंगे 7 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। तो 71 49 कितना होता है? 9 और 1 10 हो गया साथियों, और ये आपका 12 यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81। अगर 120 और 81 201 होते हैं तो मैं कहूंगा हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो देख लेते हैं साथियों, 201 और 120, सॉरी 201 थोड़ी ना, अगर 120 और 81 अगर 201 होते तो हमारा आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों 201 ही होते हैं। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, करके उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाला क्रम दिया गया। देखिए, अब आपको बताने सबसे एक तरीके से सबसे पहले साथियों यहां पर कौन सा वर्ड आ सकता है बताइए। देखिए SUBS यहां पर लिखा हुआ है, SUBS यहां पर भी लिखा हुआ है, SUBS यहां पर भी लिखा हुआ है, SUBS यहां पर भी, और SUBS यहां पर भी लिखा हुआ है। अब देखिए, पहले I आता है या C? तो मैं कहूंगा C आता है। पहले C आता है या T? तो मैं कहूंगा C आता है। पहले C आता है या, ये मैं कहूंगा C आता है। तो सबसे पहले नंबर पर साथियों 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करते हैं, अब देखिए सबसे पहले उससे बड़े की अगर बात करें, अब देखिए आई पहले आता है या टी? तो मैं कहूंगा आई पहले आता है। अब इसमें से अगर बात करें टी टी, ये ई हो गया। देखिए आई से पहले ई आता है तो मैं कहूंगा 2 के बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और उसके बाद ये आई आ जाएगा। अब उसके बाद टी टी में से आपको बताना है, टी ए एन यहां पर है, टी ए एन यहां पर है, यहां पर टी, यहां पर डी है, तो ये डी वाला पहले आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, और उसके बाद साथियों 3 आ जाएगा। मैं कहूंगा 251 43 कहां पर लिखा हुआ है? 251 43 साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक विशिष्ट कोड भाषा में SAVE को क्या लिखा जाता है? 522119 लिखा जाता है। तो आपको बताने WEAK को क्या लिखा जा सकता है साथियों? फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो अगर बात करें, अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि ये SAVE को ये 522119 लिखा कैसे गया है, ये आपको यहां पर बताना है। अच्छा, यहां पर आप एक चीज देखिए, एस होता है 19 पर, एस कहां पर होता है? 19 पर, ठीक 19 आ गया। ए 1 पर होता है, वी होता है 22 पर, ई होता है साथियों 5 पर। अब जो नंबर यहां पर है ना, वही नंबर डिक्टो साथियों यहां पर है, बस क्रम इधर का उधर किया गया है। जैसे कि ये 19 यहां पर है तो ये 19 साथियों यहां पर आ गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार ये 5 यहां पर है तो ये साथियों 5 यहां पर आ गया है। ये 22 यहां पर है तो ये 22 यहां पर हो गया, बचा एक ये वाला एक आ गया होगा। तो मैं कहूंगा ये के यहां पर है तो साथियों इसकी जगह पर 11 आ जाएगा, और इधर 23 पर आता है डब्ल्यू, तो ये आ जाएगा। ये बात साथियों क्लियर है। अब बात करें ए 1 पर आता है तो 1 यहां पर आ जाएगा, ई 5 पर आता है 5 यहां पर आ जाएगा। तो साथियों 111523 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? यही तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ये पिछली शिफ्टों में सवाल पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो मैं कहूंगा जो आपकी रियल शिफ्ट होगी ऐसे ही साथियों सवाल आएंगे। बस आपको अपने आप को मेंटली तौर पर मजबूत रखना होगा, ठीक है। क्योंकि साथियों एग्जाम में इतनी घबराहट हो जाती है कि आता हुआ सवाल बच्चा गलत कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब वो ज्यादा घबरा जाता है। और दूसरी वजह यह है कि जब वो अंत में देखता है ना, अंत में देखता है कि भाई अब
मेरे पास समय कम बचा हुआ है, तो फिर वो घबरा जाता है, जल्दबाजी में हड़बड़ी में सवालों को गलत कर देता है। तो आपको मैं हर बार कहता हूं कि हिंदी और जीएस वाले सेक्शन को आपको बहुत तेजी के साथ निपटाना है, लेकिन गलत भी ना हो पाए, इतनी तेजी भी ना कर देना कि गलत आंसर लगा दो। ठीक है, तो आपको तेजी से निपटाना है, उसके बाद रीजनिंग और मैथ को आपको भरपूर समय देना है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इस सवाल की। देखिए के है, एम सी से एल ओ एफ लिखा गया है, एम क्यू आई से एन एस एल लिखा गया, तो आपको बताने कि यहाँ पर कौन से 3 लेटर आएंगे। अब यहाँ पर अगर बात करें के होता है 11 पर, ये 12 पर होता है, एम 13 पर होता है, ये 14 पर होता है, तो जाहिर सी बात है 15 वाला यहाँ पर आएगा, यानी कि ओ यहाँ पर आ जाएगा। एम 13 पर होता है साथियों, एम 13 पर होता है आपका, ओ 15 पर होता है, यानी कि 13 से 15, फिर 17, फिर 19, तो 21 आ जाएगा। 21 पर साथियों क्या होता है, 21 पर साथियों आपका यू होता है। तो ओ यू कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए आपके स्क्रीन पर है, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि सभी भाग शेर है। सभी बाघ जो है ना, बाघ साथियों, ये सभी भाग शेर हो जाएंगे। मैं कहूंगा साथियों बाघ आपके ये हो गए, और सभी बाघ शेर हैं, तो साथियों शेर आपके ये हो गए। उसके बाद कहा जा रहा है सभी शेर जानवर हैं, यानी कि सभी शेर क्या हो गए साथियों, सभी शेर हमने यहाँ पर जानवर बना दिए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। यानी कि सभी बाघ जानवर है, देखिए सभी बाघ जानवर है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जानवर के अंदर है, तो ये तो सही हो जाएगा। कोई भी बाघ पक्षी नहीं, तो भाई पक्षी की तो यहां पर बात ही नहीं की गई थी, पक्षी की बात की गई थी नहीं, तो मैं कहूंगा ये आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, और ये क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है आपसे कि कुर्सी का जो संबंध लकड़ी से है, ठीक है, कंबल का वही संबंध किससे होगा, प्लास्टिक से, कागज से, बिस्तर से, या साथियों ऊन से। तो मैं कहूंगा जैसे कुर्सी जो है ना लकड़ी से बनाई जाती है, ऐसे ही कंबल कहीं ना कहीं ऊन से बनाया जाता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है कि जब एक संख्या को उसकी पिछली संख्या में जोड़ दिया जाता है और दूसरी संख्या जो उसकी पिछली संख्या की दोगुनी है, तो 3 संख्याओं का योग 61 आ जाता है, तो संख्या वो क्या है मुझे बताइए। देखिए मान लेते हैं वो संख्या x है, वो संख्या क्या है, मान लीजिए वो x है। तो कहा गया है कि जब एक संख्या को, x की बात चल रही है, जब एक संख्या को उसकी पिछली संख्या में जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए अगर हम x का कहें, इससे पिछली संख्या क्या होगी, तो इससे पिछली संख्या यही तो हो जाएगी। अरे भाई इसमें एक घटा दो, पिछली संख्या आ जाएगी। तो कहने कि जब एक संख्या को जो कि x है, इसकी पिछली संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है ना, यानी कि ये आपकी पिछली संख्या हो गई, ये वो संख्या हो गई, ये उसकी पिछली संख्या होगी। कहने कि जब इनको जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या जो उसकी पिछली संख्या की दोगुनी है, अब देखिए दूसरी संख्या जो उसकी पिछली संख्या की दोगुनी है, इसकी दोगुनी है, यानी कि जो इससे पहले जो नंबर आएगा ना साथियों, उसको भी जोड़ा जाता है, क्या इसकी दोगुनी में जोड़ा जाता है, तो इसका साथियों हम 2 गुना कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखिए 3 संख्याएं होंगी, एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ए, ये कहा जा रहा है कि तो 3 संख्याओं का योग 61 बैठता है, यानी कि अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए ना, तो इनका योग 61 बैठेगा। आप समझ गए ना साथियों, संख्या क्या है, यानी कि x का मान आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जब एक संख्या को उसकी पिछली संख्या में, पिछली ये एक वो संख्या हो गई, उसकी इसकी पिछली संख्या 1 माइनस करोगे तभी तो बनेगी, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। कहने कि दूसरी संख्या जो, अब दूसरी संख्या की बात आई है, जो दूसरी संख्या है ना, ये पिछली संख्या की 2 गुनी, यानी कि ये इसकी 2 गुनी है, तो इसका जब 2 गुनी करोगे 2 से गुणा कर दोगे, ये हमने कर दी, तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 61 आता है, ऐसा कहा गया है। अब देखिए 2 की x से गुणा होगी तो 2x हो जाएगा, -2 की 1 से गुणा होगी तो 2 हो जाएगा, प्लस x - 1 हो जाएगा, प्लस आपका x हो जाएगा, बराबर आपका 61 हो जाएगा। अब जरा देखिए 2x और x ये सब प्लस होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे साथियों। ये क्या है, अब अगर बात करें, अच्छा ये 1 है और ये माइनस का, मतलब माइनस का 2 माइनस का 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना, ठीक है, बराबर 61 आ जाएगा। अब देखिए 4x बराबर 61, अब ये माइनस का इधर है ना, माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो साथियों ये इधर आ गई, तो मैं कहूंगा 4x बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 64/4 हो जाएगा। x बराबर साथियों कितना हो जाएगा, 4 कम 4, 4 मजीब 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, तो x बराबर 14 आ जाएगा। और पूछा भी आपसे यही जा रहा था कि वो संख्या क्या होगी, वो संख्या x हमने मानी थी, और x का मान साथियों 14 आया है, तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों EFJ है, उसके बाद FGK है, उसके बाद GHL है, उसके बाद HIM है, तो आपको बताने के उसके बाद 3 लेटर साथियों यहां पर क्या हो सकते हैं, बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों अगर बात करें, देखिए E के बाद F आता है, F के बाद G आता है, G के बाद H आता है, तो H के बाद साथियों I आएगा, बिल्कुल। F के बाद G आता है, G के बाद H, H के बाद I, I के बाद साथियों J आएगा, ठीक है। J के बाद K
के बाद एल, एल के बाद साथियों एम, एम के बाद साथियों एन आएगा, यानी कि आई जे एन कहां पर लिखा हुआ है, आई जे एन साथियों ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 153 की अगर बात करें, 153 को साथियों क्या यहां पर लिखा गया, 12 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर, अगर बात करें 205 को साथियों 14 लिखा गया, तो आपको बताने किस संख्या को यहां पर 17 लिखा जा सकता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आखिर 153 से 12 कैसे आया है, उसके बाद आपको देखना है कि 205 से यहां पर 14 कैसे आया है। देखिए अब इसका एक ही तरीका मुझे लग रहा है कि अगर साथियों हम 12 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 12 का स्क्वायर साथियों कितना होता है, 144 होता है। 144 के ये आसपास है, कितना बढ़ाया गया है साथियों, मैं कहूंगा सिर्फ 9 अगर बढ़ा दे दिया जाता है तो ये 153 हमको मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब उसी प्रकार साथियों हम इसमें देख लेते हैं कि 14 की अगर बात करते हैं साथियों, 14 के स्क्वायर की अगर बात करें ना तो कितना आ जाएगा, तो 196 आ जाएगा। तो 196 में भी साथियों अगर प्लस 9 करते हैं तो हमें 205 मिल जाता है। यानी कि अब हमें करना पड़ेगा क्या, 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 17 का स्क्वायर होता है साथियों 289, और 289 में हमें 9 जोड़ देना पड़ेगा। तो जब 9 इसमें जोड़ते हैं साथियों तो कितना आ जाएगा, 9 अगर इसमें एक सेकेंड, हाँ इसमें अगर 9 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9 आ गया, इनके तो 298 यहां पर आ जाएगा। तो क्या 298 बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है सबसे अलग कौन सा है। देखिए जिस जिस टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं उन सभी टाइप्स को आपको देखना है, क्योंकि हमारे एक टाइप से एक सवाल बनता ही बनता है, ऐसे समझ लीजिए एग्जाम में। तो डेली आपका साथियों ये मॉडल पेपर होता है। इस पूरे मॉडल पेपर में हिंदी को, जीएस को, रीजनिंग को, मैथ को, चारों सब्जेक्ट को साथियों अच्छे तरीके से देखा जाता है। एग्जाम तक अगर आप साथियों इस क्लासेस को देते हो, मतलब जितने भी टाइप्स की मैं आपको क्लासेस कराऊं उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, अगर आप उन सभी साथियों क्वेश्चंस को देखते हैं तो मैं कहूंगा एग्जाम आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो साथियों बात करते हैं यहां पर कि क्या लिखा हुआ है साथियों। यहां पर अगर बात करें, बहुत ध्यान से साथियों इन सवालों को देखिएगा। अब देखिए यू जो होता है ना वो 21 पर होता है, क्यू की बात करें तो 17 पर होता है, एन 14 पर होता है, उसी प्रकार जे 10 पर होता है, एफ 6 पर होता है और बी 2 पर होता है। उसी प्रकार ओ की बात करें 15 पर होता है, के 11 पर होता है और जी 7 पर होता है, जी 7 पर होता है, सी 3 पर होता है, वाई आपका 25 पर होता है। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा साथियों 4 बढ़ाया गया है, ठीक है, ठीक है ना। 4 बढ़ाया गया है, मतलब जो 4 बढ़ाया नहीं बल्कि 4 घटाया गया है। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि यहां पर भी साथियों 4 एक तरीके से घटाया गया है, ठीक है। यहां पर अगर बात करें 4 घटाया गया, लेकिन यहां पर साथियों कितना, यहां पर भी तो 4 घटाया गया, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब उसी प्रकार अगर बात करें यहां से यहां जाने के लिए 3 बढ़ाया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर बात करें, अब यहां पर अगर बात करें, देखिए 11 से 7 हुआ है, मैं कहूंगा यहां पर कितना घटा है, एक सेकंड, ये मुझसे मिस्टेक क्या होगी, मिस्टेक एक सेकंड मैं आपको बता देता हूं। ये आपका 25 है भाई साहब। क्या मैं 2 से 3 कर लिया, नहीं साथियों 3 से 25 पर जाना है। अब 3 से 25 जाओ या पीछे हो जाओ, देखिए ये सी हो गया, ये बी हो गया, सी 3 पर होता है ना, ये ए हो गया, उसके बाद जेड आ जाएगा और उसके बाद वाई आ जाएगा जो कि 25 पर होता है। तो मैं कहूंगा इससे इस पे जाने पर 4 घटाया गया है, और 11 से 7 पर जाने पर भी 4 घटाया गया है, यहां से यहां पर 6 से 2 पर जाने पर भी 4 घटाया गया है, और 17 से 14 की अगर बात करते हैं तो कितना घटाया गया, मैं कहूंगा साथियों सिर्फ और सिर्फ 3 घटाया गया है। तो सबसे अलग कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाला सबसे अलग होगा। सबसे अलग होगा तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि 5 मित्र हैं एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 5 मित्र हैं साथियों, 1 2 3 4 और 1 5। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि आई के दाईं ओर बगल में बैठा है जी। तो आई मान लीजिए साथियों, अगर हम यहां पर बना लेते हैं, आई की अगर बात करें, आई के बगल में, आई के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, जी बैठा है। तो आई के दाईं ओर बगल में कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद कह रहे हैं कि एच के बाईं ओर एफ बैठा है और ई के दाईं ओर बगल में बैठा है। काम करो, सबसे पहले इसी को आप क्लियर कर लो। सबसे पहले साथियों आप इसी को बना लो। क्या कहा जा रहा है कि एफ जो है ना, एफ ये एच के तो बाईं ओर बैठा है और ई के दाईं ओर बैठा है, तो इसको कहीं पर भी आप बैठा दो। मान लीजिए साथियों कि अगर साथियों एच की अगर बात करें, एच मान लीजिए हम यहां पर अगर बनाते, एच यहां पर बनाते, तो एच के बाईं ओर एफ बैठा है, एच के बाईं ओर एफ बैठा है और ई के दाईं ओर एफ है। तो साथियों ई के दाईं ओर क्या आ जाएगा, ई के दाईं ओर एफ आ जाएगा, ये बात क्लियर है। उसके बाद यहां इसको देखें, क्या
जी आई यहां पर नहीं लिखा है तो इसको भी स्किप करना पड़ेगा। यानी कि यदि एच और आई एक दूसरे के अगल बगल में बैठे, यानी कि क्या कहा जा रहा है, एच और आई एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, तो साथियों मैं कहूंगा एच और आई एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद कहने के आई के दाईं और बगल में जी बैठा है, यानी कि साथियों यहां पर एक बंदा बनेगा, आई के दाईं और जी बैठेगा तो जी यहां पर बैठेगा, और इसको साथियों आप कट कर लीजिए। 5 लोग थे, 1 2 3 4 5, पांचों को हमने बैठा दिया। और कहा जा रहा है तो बीच में कौन है, बीच में कौन है साथियों, एच है। तो एच क्या है साथियों, एच आपका बीच में हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए, बताइए। तो यहां पर साथियों आपका सही जवाब जो है ना वो किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, आप लोग यहां पर बताइए। अगर साथियों हम किसको माने, अगर हम ऑप्शन नंबर ए वाले से शुरुआत करें, यानी कि 30 की जगह पर 34 और 34 की जगह पर 30 रख दें, तो देखिए 30 है ना, तो यहां पर साथियों 34 आ जाएगा। 28 की जगह पर 28 रहेगा, 34 है ना, 34 की जगह पर साथियों 30 रखना पड़ेगा, भाग आपका साथियों 2 और गुणा आपका 4 हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 34 + 28 - 30 भाग 2 गुणा 4, इसको कैलकुलेट करके अगर 2 आ जाता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, वरना फिर अगला वाला देखेंगे इसको। तो देखिए इसको साथियों, सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 यहां पर आ जाएगा। 15 चौक्स की अगर बात करें या माइनस की इन दोनों को जोड़ें तो 8 4 12 हो गया, और मैं कहूंगा यहां पर 6 आ जाएगा। तो 62 माइनस कितना, 15 चौक 60 आपका आ जाएगा, बराबर 2 चल रहा है ये, तो 62 में से 60 जाएगा, 2 बचेगा और बराबर तो 2 था ही। तो मैं कहूंगा कि ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर साथियों बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए साथियों, और उस एक आध सवाल और हैं, उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहां पर आप लोग देखेंगे। चलिए तो इस सवाल की अगर बात करें, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि 8 मित्र हैं। कौन से 8 मित्र हैं साथियों, इनके नाम भी यहां पर आपको लिखे हुए हैं। कहेंगे पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, वी, यू, वी, डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो मैं कहूंगा साथियों एक ये वृत्ताकार हो गया, 8 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हो गए। कहने के आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है वी। तो आर कहीं पर भी आप बना लो, आर कहीं पर भी बना लो। मान लीजिए आर अगर हम यहां पर बना लेते, कह रहे कि आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर वी है, यानी कि वी साथियों यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहने के एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर पी है, ठीक है, पी एस। अब एक काम आप ये करो साथियों, आप क्या काम करो, देखिए यहां पर वी आर लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहले यहां पर साथियों पी एस लिखा हुआ है और यहां पर क्यू एस लिखा हुआ है। तो एक काम आप साथियों ये करो, आपने सबसे पहले इसको सॉल्व किया है, आप इस वाली लाइन को सॉल्व ना करके आप इस वाली लाइन को साथियों सॉल्व करिए और फिर इस वाली लाइन को सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि साथियों यहां पर आपको एक चीज कॉमन मिल रही है, एस, एस यहां पर है, एस यहां पर है, तो आपके लिए सवाल साथियों क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान यहां पर हो जाएगा। चलिए तो इसी चीज को साथियों हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर पी है, तो एस मान लीजिए यहां पर बना लिया, एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, पी, यानी कि पी साथियों यहां पर हो जाएगा। अब इसको देखिए, क्योंकि एस हमें कॉमन मिल रहा है, कह रहे कि केवल क्यू और एस, क्यू जो है ना ये एस और टी के बीच में बैठा हुआ है, तो जो एस और टी, अब टी की अगर बात करें, टी हम साथियों कहां पर बनाए, मान लीजिए टी अगर हमने इधर को बना ली, तो कहने के एस और टी के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, यानी कि क्यू साथियों यहां पर आ जाएगा। उसके बाद साथियों क्या लिखा हुआ है, U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है T, तो U के बाईं ओर मान लीजिए साथियों अगर हम U यहां पर बनाए तो 1 2 3, बिल्कुल साथियों अगर हम U यहां पर बनाते, कह रहे कि U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, T बैठा है, तो 1 2 3 ये भी हो गया क्लियर, ये भी हो गया। अब इसको देख लीजिए पहले वाले को, कहने कि R के दाईं ओर दूसरे स्थान पर V बैठा है, तो R अगर बात करें कहां पर होगा साथियों, देखिए अगर हम साथियों आर यहां पर बनाते हैं तो आर के दाएं दूसरे स्थान पर 1 2 यहां पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, आर हमें यहां पर ही बनाना पड़ेगा, तभी साथियों आर के दाईं और दूसरे स्थान पर वी को हम बैठा सकते हैं। अब 8 लोग थे, 7 को हमने बैठा दिया, एक कौन बचा है साथियों, यहां पर जरा देखिए कौन बचा है साथियों, डब्ल्यू यहां पर हमने नहीं बैठाला, तो डब्ल्यू यहां पर बैठ जाएगा। अब सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि पी और टी के बीच में कौन बैठा है, तो साथियों पी टी कहां पर है, पी और टी के बीच में साथियों कौन बैठा है, मैं कहूंगा वी बैठा है, तो वी क्या होगा, वी आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लेंगे अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, इस सवाल को साथियों देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। कहने की एक निश्चित कूट भाषा में CANDLE को क्या लिखा जाता है, 5 2 1 4 4 1 1 3 लिखा जाता है, तो आपको बताना है QUITT को क्या लिखा जा सकता है साथियों, बताइए। चलिए अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि ये C 3 पर आता है, ठीक है, ये A 1 पर आता है, N की बात करें 14 पर आता है, D 4 पर आता है, L 12 पर आता है, E साथियों 5 पर आता है।
अब देखिए ये 5 सबसे पहले लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब उसके अलावा अगर बात करते हैं, ये साथ 21 लिखा गया, तो ऐसा तो नहीं 2 और 1 को उल्टा कर दिया गया हो, क्या उल्टा कर दिया गया हो, ये 21 आ गया, ये वाला 4 ये यहां पर कर दिया, और ये 14 जो है ना इसको उल्टा लिख दिया, 41 14 को 41 लिख दिया, फिर ये 1 और ये फिर 3, 1 ये 3 हो गया। तो कुल मिला के इसको भी आप कर लेंगे साथियों, इसको भी साथियों आप कर लेंगे, ठीक है। ये 17 हो जाएगा, यू आपका 21 पर हो जाएगा, आई 9 पर हो जाएगा, ई आपका 5 पर हो जाएगा, टी आपका 20 पर हो जाएगा। तो यहां से अगर साथियों हम शुरुआत करें तो 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 1 2 7 और 1 हो गया। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है 0 25 91, ठीक 91 27 और एक ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। अब आपको बताने के दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि आपको यहां पर अगर दर्पण रख दिया जाए तो ये दर्पण में कैसा दिखेगा, QWERTY कैसा दिखेगा, मैं कहूंगा Y कुछ ऐसा दिखेगा, T जैसा है वैसा दिखेगा, R की अगर बात करें R ऐसा दिखेगा, E की बात करें तो E ऐसा दिखेगा, W ऐसा दिखेगा, और Q की बात करें Q कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है साथियों, जरा देखिए, यहां पर Q पहले आ गया, यहां पर भी Q पहले आ गया, यहां पर भी आ गया, यहां पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए आप साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहां पर आपके शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों, मैथ के क्वेश्चंस। यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग, ठीक है, बजरी के 7 भाग और साथियों रेत के 6 भाग हैं, तो कहने के तो 80 किलोग्राम कंक्रीट में बजरी की मात्रा साथियों कितनी होगी। तो बजरी की मात्रा साथियों यहां पर आपसे पूछी जा रही है। तो कैसे साथियों इस सवाल को आप लोग करेंगे, एक बार कोशिश करके आप लोग जरूर बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, देखिए साथियों कुल मिला के अगर बात करें तो 3 भाग 7 भाग 6 भाग, तो मैं कहूंगा 3 7 10 यानी कि 16 भाग पूरे हो जाएंगे, 16 भाग पूरे हो जाएंगे। और यहां पर अगर कहा जाए तो 80 किलोग्राम कंक्रीट की बजरी की मात्रा साथियों कितनी होगी, 80 की अगर 800 किलोग्राम की बात की तो 800 किलोग्राम यहां पर आ जाएगा। और किसकी बात चल रही है साथियों, बजरी की मात्रा कितनी होगी, तो बजरी की मात्रा तो यहां पर 7 है, तो मैं कहूंगा 7 यहां पर आ जाएगा। अब इसको साथियों कैलकुलेट कर लीजिए, 16 पंजे 80 50 आ गया, 7 पंजे 35 यानी कि 350 आपका आंसर आ जाएगा। 350 किलोग्राम बजरी की मात्रा होगी। तो इस सवाल को ऐसे आप साथियों कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक आयताकार मैदान की भुजाएं 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी हैं, यानी कि एक आयताकार साथियों मैदान है और इसकी बात करें 20 मीटर लंबाई है अगर, तो चौड़ाई कितनी है साथियों 10 मीटर है। यानी कि यदि लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो पुराने क्षेत्रफल का नए क्षेत्रफल से साथियों अनुपात क्या होगा, ये आपको बताने। देखिए यानी कि अगर हम बात करें लंबाई में हमें 10% की वृद्धि करना है, तो जब 10% की वृद्धि करेंगे तो साथियों ये कितना हो जाएगा। अरे भाई अभी कितना है 20 है, तो फिर कितना हो जाएगा साथियों फटाफट बताइए। मैं कहूंगा 22 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और अभी साथियों 10 चौड़ाई है, 20% की कमी की जाती है, 20% की क्या 20% की साथियों जब आप कमी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से मैं कहूंगा ये 8 हो जाएगी, 10 की जगह 8 हो जाएगी। तो अब कहने के इसका मतलब पुराने वाले क्षेत्रफल का और नए वाले क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल 20 गुणा 10 200 बनेगा और इसका क्षेत्रफल 22 8 एक तरीके से बात करें साथियों 22 की गुणा 8 से करें तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 176 यहां पर आ जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात निकालो, 2 से कट करेंगे 100 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे साथियों 88 आ जाएगा, 4 दूना 8 4 दूना 8 साथियों यहां पर 25 आ जाएगा, यानी कि 25 अनुपात 22 आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। कहने कि इसे पिघलाया जाता है और एक ठोस बेलन बनाया जाता है, तो उसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर है, तो कहने के बेलन की ऊंचाई आपको बताना है कितनी होगी। देखिए यहां पर जिक्र किया गया है ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, क्या यहां पर अगर बात करते हैं साथियों ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की यहां पर बात की गई है, तो कितना बताया गया है 726 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया गया है। ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6a स्क्वायर, यानी कि 6a स्क्वायर बराबर कितना है 726 है। तो यहां से अगर हम a का मान निकालें तो क्या निकल सकता है, देख लीजिए 6 यहां पर आ जाएगा, 6 कम 6 और साथियों 6 दूना 12 हो गया, 6 कम 6 हो गया, यानी कि a स्क्वायर बराबर 121 है, तो मैं कहूंगा a बराबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये बात भी क्लियर है। अब देखिए कहा जा रहा है इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है, किसको साथियों, देखिए यहां पर घन की बात की गई है, अब इसको पिघलाया जाता है ठोस घन बनाया जाता है, तो मैं कह सकता हूं उस घन का आयतन क्या, उस घन का आयतन और साथियों बेलन का आयतन बराबर होगा। ठोस घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन साथियों बराबर होगा, बेलन का आयतन
आयतन बराबर होगा तो ठोस घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है। और बेलन की अगर बात करें, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, इसका सूत्र साथियों पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब यहां पर बेलन की ऊंचाई आपसे पूछी जा रही, बेलन की ऊंचाई का मतलब साथियों एच का मान आपको यहां पर बताना है। अब ए की बात करें तो ए कितना निकला है साथियों, 11 निकला, यानी कि 11 गुणा 11 गुणा 11 हो जाएगा। और पाई की बात करें तो 22/7 मान आ जाएगा। आर साथियों कितना दे रखा है, यहां पर त्रिज्या यानी कि आर 11 दे रखा है तो 11 गुणा 11 हो जाएगा। और एच का मान आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए बराबर है तो इस 11 से ये 11 कैंसिल, इस 11 से ये 11 आपका कैंसिल। अब इधर क्या बचा साथियों, देखिए 7 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि ये 11 एक सेकंड 11 गुणा 7 आ जाएगा बटे आपका 22 आ जाएगा बराबर एच आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए साथियों, 2 यानी कि 7/2 है तो इसको 3.5 हम लिख सकते हैं। तो साथियों एच की वैल्यू क्या आई, 3.5 आई। 3.5 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर ये बेलन की ऊंचाई होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कहने के किसी राशि पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष और 6 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। यानी कि आपको इस सवाल में सातों सिर्फ वर्ष दे रखे हैं। वैसे होना क्या चाहिए था, साधारण ब्याज अगर याद करना है तो पी भी होना चाहिए था, आर भी होना चाहिए था, टी भी होना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अनुपात निकालना है। साधारण ब्याज की बात की गई है तो हम वही सूत्र लगा देंगे, पी आर टी बटे 100, पी आर टी बटे 100 अनुपात पी आर टी बटे 100 वाला अनुपात लगा दें। अब देखिए किसी राशि पर तो उसको राशि को पी मान लिया, समान ब्याज दर से ठीक है, किसी राशि पर समान ब्याज दर से, और समय कितना दे रखा है साथियों, 4 वर्ष दे रखा है तो 4 वर्ष आ जाएगा समय की जगह, और बटे में 100 आ जाएगा बराबर, यहां पर भी वही राशि आएगी, वही दर आएगी। समय कितना दे रखा है, 6 वर्ष दे रखा है तो 6 वर्ष हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए इस पीआर से ये पीआर कैंसिल, कहीं ना कहीं ये बराबर ही तो है, और इस 100 से ये 100 कैंसिल, तो मैं कहूंगा 4:6 निकलेगा। इसको और कट करेंगे तो 2 2 4 2 3 6, यानी कि अनुपात जो निकलेगा, साधारण ब्याजों का अनुपात जो निकलेगा वो 2:3 निकलेगा। और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि एक विद्यालय में 20 लड़कियां का औसत भार बताया गया है, यानी कि एक विद्यालय में 20 लड़कियों का औसत भार 52 केजी है। तो 20 लड़कियों का औसत भार कितना बताया गया है, 52 केजी बताया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 लड़कियों का कुल मिला के भार कितना होगा, तो साथ इसको कैलकुलेट कर लो, 52 दूना 104 यानी कि 1040 किलोग्राम हो जाएगा। 1040 किलोग्राम ये 20 लड़कियों का कुल मिलाकर वजन होगा। ठीक है, अब कहने के साथ 54 किलो की और 50 किलो भार वाले 2 नए विद्यार्थियों को इसमें प्रवेश दिया जाता है, यानी कि 1040 किलोग्राम तो वजन है, इसमें एक 54 का विद्यार्थी आ जाता है और एक 50 किलोग्राम का विद्यार्थी आ जाता है। तो अब कितनी संख्या हो गई। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है ये जरा देखिए, कह रहे कि नए औसत और पुराना औसत का अनुपात आपको यहां पर बताना है। तो अगर 1040 में 54 और 50 जोड़े तो मैं कहूंगा साथियों 1144 केजी यहां पर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ये योग है, ये भी योग है। तो अगर हम इसका अनुपात निकालते हैं तो कितना निकलता है, देख लीजिए साथियों, 1040 और 20। ठीक है, अब अनुपात देखिए, इसको 1140 ये नया अनुपात है। ठीक है, 1140, अब यहां पर 20 की जगह 22 आ जाएगा क्योंकि 2 लड़कियां आ चुकी हैं। इसको 0 से 0 कैंसिल, ये 52 ही आएगा। देखिएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं 11 से, अगर इसको क्या कट करें, अच्छा यहां पर 44 लिखना चाहिए, 44 हो गया। 11 दूना 22, 11 एकम 11। ठीक है, और 11 चौक 44 आपका हो गया। 2 से कट करेंगे साथियों, यहां पर 52 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर भी 52 आ गया, यानी कि 52 एकम 52, 52 एकम 52, 1:1 आपका आंसर हो गया, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर डी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको क्लास, तो क्लास अगर बढ़िया लगी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।